हिंद दोस्तों, आज आपका लो लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज हम अपना पार्ट 2 करेंगे हिंदू तथा ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के बारे में। ये क्या कहती है, क्या इससे संबंधित प्रावधान है, पर्टिकुलर किस पर्सन को ये या किस मैन या वुमेन को ये मेंटेनेंस दिलाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 2 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं हिंदू तथा ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम के सेक्शन 18 के बारे में। क्या है, सबसे पहले वो व्यक्ति जो पोषण के अधिकारी हैं। ठीक है जी, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिनके पास राइट है मेंटेनेंस का, जिनके पास राइट है किसका, मेंटेनेंस का। कहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 18 के अंदर। हिंदू एक तो सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकते हैं। स्पेसिफिक जैसे वाइफ हो गई, जैसे चिल्ड्रंस हो गए, चाहे वो लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, और आपके क्या एजेड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, जो इनकेपेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में तो वो सेक्शन सीआरपीसी में जाकर क्या कर सकते हैं, 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 144 में। लेकिन अगर हम पर्सनल लॉज की बात करें, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट की बात करें, जो सेक्शन 18 है, वो बताता है कि कौन कौन व्यक्ति उसमें पोषण के लिए क्लेम कर सकता है। मेंटेनेंस, पोषण का मतलब मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, किसके किसके पास राइट है। तो कहता है कि हिंदू विधि के अनुसार परिवार का सदस्य पूर्वजों की संपत्ति में या जो भागीदार होता है या संपत्ति की आय से, ठीक है जी, जैसे कि भाई जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में या तो संपत्ति जॉइंटली है, या फिर कोई कारोबार आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि सबको सबकी आय एक ही जगह पर एकत्रित है, सबको मतलब जॉइंट है, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, उस आय से, उस संपत्ति से परिवार के सभी सदस्यों का क्या करता है, पोषण का अधिकार रखता है। परिवार के सभी सदस्य क्या कर सकते हैं, उस सदस्य से अपनी संपत्ति या जो भी आय उसको दे रहे हैं अपनी कमाकर, उससे क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को पोषण का अधिकारी बनाए गए हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 18 के अंदर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित व्यक्तियों को बताया गया है कि ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उनके पास राइट है सेक्शन 18 में। कौन कौन है? सबसे पहला आता है पत्नी, ठीक है। और पत्नी कहाँ पर थी? अगर बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 144 में पत्नी आज भी सीआरपीसी में भी कर सकती है, बीएनएसएस में भी कर सकती है, और हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के अंदर भी क्या कर सकती है, सेक्शन 18 के अंदर क्लेम कर सकती है। उसके बाद आता है विधवा पुत्र वधू। विधवा पुत्र वधू जो भी उसके बेटे की वाइफ है। तीसरा बच्चे तथा वृद्ध माता पिता। अब विधवा पुत्र वधू हमने कहीं पढ़ा था सेक्शन 19 में पार्ट 1 में कि वो अपने फादर इन लॉ से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा बच्चे तथा वृद्ध माता पिता। बच्चे तथा वृद्ध माता पिता भी सेक्शन 18 नहीं बोलेंगे, सेक्शन 18 में तो केवल वाइफ ही मांग सकती है, ठीक है जी। तो बच्चे तथा वृद्ध माता पिता भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। उसमें पुत्री भी है बच्चों में, आवेद पुत्र भी। आवेद पुत्र मतलब इलेजिटिमेट बच्चे, ठीक है जी, ठीक है, इलेजिटिमेट सन एंड आपकी इलेजिटिमेट डॉटर, ठीक, ये है। और वृद्ध और कमजोर माता पिता, कमजोर माता वृद्ध जो कि अपने आप को लालन पालन करने में असमर्थ है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट आता है कि मृतक के आश्रित। मृतक के आश्रित मतलब मान लो कि कोई XYZ पर्सन को ध्यान में रख के, मान लो कि X पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, अब उस प्रॉपर्टी में कौन कौन अधिकारी होगा, कौन कौन उस प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, कि भाई ये हमारे दादा थे, ये हमारे पापा थे, ये हमारे परदादा थे, इनकी संपत्ति से हम क्या करेंगे, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकेपेबल हैं, हम माइनर हैं, हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मृतक के पिता, यानी कि मैंने पहले बोला कि मान लो आप एक्स पर्सन को ध्यान में रख लो। अब एक्स पर्सन के फादर वो भी जाएंगे, उनकी मदर वो भी जाएंगी, उनकी वाइफ वो भी जाएंगी, जो विडो वाइफ है, ठीक है, उनके सन वो भी जाएंगी, उनकी डॉटर वो भी जाएंगी, ठीक है। तो ये बता रहा है मृतक पिता या उसकी माता, मृतक के पिता यानी कि जो पर्सन मर चुका है उसकी संपत्ति में कौन कौन आश्रित हो सकते हैं, उसके पिता हो सकते हैं, उसकी माता हो सकती है, उसकी विधवा स्त्री हो सकती है, जो पत्नी बोल सकते हैं, स्त्री की जगह पत्नी भी लिख लो, ठीक है। उसका पुत्र भी हो सकता है, उसकी पुत्र के पुत्र यानी कि उसके मृतक पुत्र के पुत्र, यानी कि उसके बेटे का बेटा, उसके मृतक बेटे का बेटा, और उसके मृतक पुत्र के पुत्र की, ठीक है जी। हाँ, तो ये भी क्या हो सकती हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये आश्रित हैं। ये आपके सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन 21 को देखने को मिलेगा। अब आता है उसकी अविवाहित लड़कियां, जो मृतक पर्सन है उसकी कोई अविवाहित लड़कियां, तो वो भी क्या कर सकती हैं, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। मृतक पुत्र की नवविवाहित लड़कियां, यानी कि कोई उसका बेटा है, उसकी डेथ हो गई है, और उस बेटे की कुछ बेटियां हैं जो कि अविवाहित हैं, तो उनको भी, वो भी आश्रित हैं, उनको भी मेंटेनेंस दिया जाएगा। मृतक पुत्र के पुत्र की अविवाहित लड़कियाँ, ठीक है जी। मान लीजिए कि ये कोई सन है, मान लो एक्स पर्सन है ये, ठीक है, ये एक्स पर्सन है, इसकी तो डेथ हो गई, ठीक, इसकी डेथ हो गई। अब इसका एक S1 क्या है, सन है। अब इसका भी एक बेटा है S2। अब इस दोनों क्या है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, अब इसकी ये भी मर गया, ये भी मर गया। अब इसकी क्या है, दो बेटियां हैं, क्या हैं, दो बेटियां हैं, D1 और D2। तो ये दोनों बेटियां क्या हैं, अनमैरिड हैं, और जब अनमैरिड हैं तो ये जो दोनों बेटियां माइनर हैं, ये कहाँ पर क्लेम करेंगी, तो ये क्लेम करेंगी इसकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये है उसकी विधवा लड़कियां, अगर बेटी शादी हो गई बेटी की और बेटी विडो है तो उसको भी क्लेम, वो विडो बेटी भी क्लेम कर सकती है पिता की संपत्ति से। उसके पुत्र की विधवा स्त्री, यानी कि बेटे की जो जो हमने पढ़ा था सेक्शन 19 में, या फिर उसके पुत्र जैसे कि भाई पोता पड़पोता जैसे आते हैं, तो मान लो मृतक पुत्र के पुत्र की स्त्री, यानी कि अगर क्या है कोई ये इसकी मान लो कोई वाइफ है,
इसकी मान लीजिए कोई वाइफ है, ये भी क्या कर सकती है, अब ये इसकी विडो है तो ये भी क्लेम करेगी किस पे, एक्स की प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब मान लीजिए कि इलेजिटिमेट कोई चाइल्ड है उसके, ठीक है, उसके क्या है, इलेजिटिमेट सन है, उसकी कुछ इलेजिटिमेट डॉटर है, वो भी क्या कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे बताए हैं जो कि हिंदू मेंटेनेंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, हिंदू मेंटेनेंस के अंदर क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। जो सेक्शन हमारा जो 18 है, ये कुछ हिंदू पत्नियों की बात करता है। सेक्शन 18 में जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है वो केवल और केवल हिंदू पत्नियों को दिया जा रहा है। दो प्रकार के इसमें अधिकार बताए हैं। पहला अधिकार भरण पोषण का अधिकार, और दूसरा अधिकार कि अगर कोई हिंदू पत्नी अपने पति से सेपरेट रहती है, पृथक निवास करती है, तो भी अधिकार रहेगा किसका, सेपरेशन का राइट के साथ साथ आपका मेंटेनेंस का राइट भी होगा। तो दो तरीके के राइट हैं, एक तो मेंटेनेंस का राइट और दूसरा सेपरेशन का राइट। वो मेंटेनेंस के साथ साथ बोल सकती है कि मैं तो सेपरेट रहना चाहती हूँ, ठीक है, या मैं तो सेपरेट रहूंगी, या मैं तो सेपरेट रह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे के राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो तो आप सेपरेशन का राइट भी क्लेम कर सकते हो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अब नहीं रहना चाहती। अब सेक्शन 18 का क्लोज 1 क्या कहता है, कहता है भरण पोषण का अधिकार, अधिकार के अंतर्गत पत्नी शब्द के अंतर्गत, पहले तो पत्नी शब्द समझे कि भाई पत्नी शब्द है कौन, पत्नी शब्द है क्या। पत्नी शब्द के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी सम्मिलित है, ठीक है। सेक्शन 18 के अंतर्गत जो पत्नी भरण पोषण के लिए क्लेम कर रही है उसके अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भी आती है। पत्नी जिसकी शादी हो गई है हिंदू मैरिज एक्ट के इन्फोर्स होने से पहले, ये रहा पत्नी, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, प्रारंभ के या पूर्व या पश्चात, या तो ये जो 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का हमारा इन्फोर्स में आया था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, या तो आपने इससे पहले शादी कर ली, ठीक है, या इसके बाद आपने शादी कर ली, ठीक है, कभी भी शादी करियो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदू पत्नी हैं तो सेक्शन 18 में आपको पत्नी के अंतर्गत आप आएंगी, और चाहे भले ही आपका डाइवोर्स भी हो गया हो, आप तलाकशुदा पत्नी भी इसमें क्लेम कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, तो सेक्शन 18 बात करता है किसके बारे में, दो प्रकार के राइट के बारे में, और दूसरा आपका केवल ये हिंदू पत्नियों की बात करता है। क्लोज 2 क्या कहता है सेक्शन 18 का, कहता कोई भी हिंदू पत्नी बिना पोषण का अधिकार खोए हुए अपने पति से, दूसरा जो राइट है हमारा वो निवास का अधिकार है। सेक्शन 18 के क्लोज 2 के अंदर हमने पढ़े थे ना, 2 टाइप के राइट्स हैं सेक्शन 18 में, एक तो भरण पोषण का अधिकार है, एक तो भरण पोषण का अधिकार है, ठीक है जी, और दूसरा आपका सेपरेशन का पृथक निवास करने का अधिकार है। तो दूसरा राइट पढ़ रहे हैं तो ये कह रहा है कि कोई भी हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के अधिकार को खोए बिना क्या कर सकती है, अपने पति से पृथक निवास करने की अधिकारनी नहीं होगी, अधिकारनी होगी, ठीक है जी, अधिकारनी होगी सेक्शन 18 के अंतर्गत, ठीक है जी, सेक्शन 18 के क्लोज 2 के अंतर्गत। यदि पति ने पत्नी को क्या कर दिया, अभित्याग कर दिया। अभित्याग का मतलब होता है कि अपनी वाइफ को पिछले 2 साल से क्या कर रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, अर्थात वह पति बिना कारण के, बिना अपनी पत्नी की राय के, बिना अपनी पत्नी की इच्छा के क्या कर देता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है। छोड़ देने का मतलब यहाँ पर उससे किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं करता पिछले 2 सालों से, ठीक है। तो यहाँ पर पत्नी क्या कर सकती है, यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस के साथ साथ सेपरेशन का राइट भी रखती है। वो क्लेम कर सकती है कि सर मुझे मेंटेनेंस दिलवाइए और मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे पिछले 2 सालों से बिना किसी कारण के, बिना मेरी इच्छा के मुझे क्या किया है, अपने से दूर किया है। दूसरा पॉइंट है कि यदि पति ने इस प्रकार की निर्दयता व्यवहार, ये एक अपराध होता है, ठीक है जी, इस तरीके से अपराध करता है, मार पिटाई करता है, जिससे कि पत्नी के जो मस्तिष्क में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अगर मैं अपने पति के साथ रहूंगी तो मेरे साथ हानिकारक या घातक हो सकता है। अगर मेरा पति क्या होता है, मान लीजिए कि उसको बहुत तेज गुस्सा आता है, मान लीजिए कि वो साइको है, ठीक है, उसके साथ रहना इम्पॉसिबल है, मेरे शरीर के लिए, मेरे मस्तिष्क के लिए हानिकारक है, तो वो इस ग्राउंड पे भी वाइफ क्या कर सकती है, सेपरेशन के राइट के साथ साथ मेंटेनेंस का राइट भी साथ में रखती है दोनों को। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पति से अलग रह रहे हैं तो आप मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, या आपने मेंटेनेंस क्लेम किया है, आप अपने पति से भरण पोषण मांग रही हैं तो आप सेपरेट नहीं रह सकती, पति के साथ ही रहिए, ऐसा नहीं है। पत्नी सेपरेट भी रह सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा कौन सा है, कि यदि उसकी कोई दूसरी जीवित पत्नी है, मान लीजिए कि कोई पत्नी है, उसको पता चला कि जो मेरे पति हैं उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली, उनकी तो दूसरी पत्नी है, ठीक है, और वो जीवित है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपने पति से, जो पहली पत्नी है, वो अपने पति से अलग रहकर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, दोनों राइट उसके पास बने रहेंगी। चौथा पॉइंट है कि यदि उस घर में जिसमें वो पत्नी रह रही है, उसी घर में उसका पति किसी रखेल स्त्री को ले आता है, या उस रखेल स्त्री के साथ किसी अन्य निवास में निवास करता है, ठीक है, रहता है किसी अन्य निवास पर, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक पत्नी अपने पति से सेपरेशन के राइट को भी क्लेम कर सकती है और मेंटेनेंस के, दोनों को साथ साथ या अलग अलग भी क्लेम कर सकती है। उसके बाद 5th पॉइंट कहता है कि यदि वह हिंदू धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता, पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, पति हिंदू था, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब तो कोई भाई वही नहीं रहा, जब तुमने अपना धर्म ही चेंज कर लिया तो अब तो कुछ कारण नहीं रहा, अब कहाँ जाएगी आपकी बीवी, तो आपसे अलग रहेगी और प्लस आपसे मेंटेनेंस भी क्लेम करेगी। और उसके बाद 6th पॉइंट है कि यदि कोई अन्य कारण जो कि पृथक निवास के लिए कोर्ट को उचित लगता है, वो भी क्या आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है। ये ऊपर के 5 पॉइंट तो होंगे ही होंगे, ये 5 रीजन तो हो सकते हैं मेंटेनेंस के लिए भी और प्लस साथ ही साथ सेपरेशन के लिए भी, लेकिन 6th पॉइंट भी ये भी बताता है कि इन सब के सिवा जो ऊपर 5 है
उनके अलावा भी अगर हमें कुछ लगता है, कुछ केस के ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आते हैं जो इन 5 ऊपर की सिचुएशंस में कवर नहीं हो रहे हैं, तो अगर हमें कोई और रीज़नेबल रीज़न भी लगता है इन 5 के अलावा, हम उस पर भी एक वाइफ को सेपरेशन का राइट दे देंगे और मेंटेनेंस का राइट भी दे देंगे। जो हमने सेक्शन 18 के क्लोज 2 के अंदर हमने जो पृथक निवास का अधिकार पढ़ा, पढ़ने के बाद कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सामने पति की ही गलती है। यानी कि पत्नी की तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पति ही क्या कर रहा है? पत्नी का अभित्याजन कर रहा है। पति ही क्या कर रहा है? पत्नी के साथ इस तरीके से सलूक कर रहा है कि जिससे उसके मन में डर पैदा हो जाता है। पति ही क्या कर रहा है? दूसरी पत्नी से शादी, दूसरी पत्नी है पति की, ठीक है जी। 4th क्या कह रहा है कि भाई उसने अपने घर में कोई रखेल ला दिया, किसी रखेल के साथ रहता है, ठीक है। 5th पॉइंट कहता है कि उसने धर्म परिवर्तन कर दिया पति ने। 6 पॉइंट कहता है कि कोई अन्य कारण भी हो सकता है इन 5 के अलावा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पति के द्वारा ही एक्ट किया जा रहा है, जिससे पत्नी परेशान है, जिससे वो राइट मेंटेनेंस का भी क्लेम कर सकती है और सेपरेशन का भी। उसके बाद इसमें सेक्शन 18 का जो क्लोज आपका 3 है, जो कोई भी स्त्री अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म में अपना लेती है और उसका अस्तित्व भंग हो जाता है, या फिर उसका अस्तित्व भंग हो जाता है, तो ना तो वो पृथक निवास का दावा कर सकती है, ना ही वो भरण पोषण का। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स नाम की क्या है? फीमेल है। एक्स नाम की क्या है? फीमेल है, ठीक है। एक्स नाम की फीमेल है। अब इनका क्या था? एक वाई नाम का क्या था? हस्बैंड था। ये वाइफ है, इनको फीमेल नहीं वाइफ लिखते हैं। ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। अब जो एक्स जो वाइफ थी, ये क्या करा इन्होंने क्या कर लिया? या तो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है। जो वाइफ थी उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, या वाइफ ने अडल्ट्री कमिट कर दी। अडल्ट्री मतलब कि उनका किसी और के साथ क्या है? नाजायज संबंध है। तो दोनों सिचुएशंस में जो भी हो, या तो धर्म परिवर्तन कर लिया, या फिर उनकी पत्नी ने अडल्ट्री कमिट किया, पत्नी का किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध था, किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसी दोनों ही सिचुएशन में उनके पास ये राइट खत्म हो जाता है। सेक्शन 18 का क्लोज 3 बताता है कि वाइफ ना तो फिर सेपरेशन के राइट को क्लेम कर सकती है और ना ही वाइफ आपका मेंटेनेंस के राइट को क्लेम कर सकती है। तो सेक्शन 18 का क्लोज 1, क्लोज 2 एंड क्लोज 3 पढ़ लिया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि पत्नी कब पृथक निवास या भरण पोषण के अधिकार के लिए हकदार नहीं होगी। यानी कि ये अधिकार जो सेक्शन 18 क्लोज 1 में एंड क्लोज 2 में दिया हुआ है, ठीक है। क्लोज 3 तो एक्सेप्शन है, राइट छीन रहा है। क्लोज 1 और क्लोज 2 में जो राइट दिए हुए हैं, वो जिस हाथ से दिए जा रहे हैं, वो उस हाथ से लिए भी, दूसरे हाथ से लिए भी तो जा सकते हैं। यानी कि वो एंड भी तो हो सकते हैं, लेकिन कब एंड हो सकते हैं, कब खत्म हो सकते हैं, कब बोल सकता है कोर्ट कि आप इन सिचुएशंस में क्लेम नहीं कर सकती, ना तो मेंटेनेंस का, ना ही सेपरेशन का। तो कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां हैं जिसमें एक पत्नी ना तो पृथक निवास, ना ही भरण पोषण के अधिकार के लिए क्या रहती है? कैपेबल रह जाती है, मतलब खत्म हो जाता है उसका। ना तो वो मेंटेनेंस के लिए राइट क्लेम कर सकती है, ना ही सेपरेशन के लिए। तो वो सिचुएशन पहला जो हमने क्लोज 3 में भी पढ़ा सेक्शन 18 के, कि पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो अब हिंदू नहीं रही। और जब वो हिंदू नहीं रही तो वो अपने हिंदू पति से ना तो वो क्या कर सकती है? हिंदू पति से ना तो वो क्या कर सकती है? ना तो वो मेंटेनेंस मांग सकती है, ना ही वो सेपरेशन के राइट को यूज़ कर सकती है। दूसरा आसाध्वी, मतलब कि उसने संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? वाइफ ने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है जी। तीसरा, जब संन्यास ले लिया तो सीधी सी बात है, ना तो वो अपने पति से अपना क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस का, और ना ही वो अपने पति से सेपरेशन का क्लेम कर सकती है। तीसरा पॉइंट आता है कि जब बिना किसी कारण से अपने निवास अलग रहने लगी, मतलब पृथक निवास, पत्नी क्या करने लगी? एक दिन पत्नी ने क्या किया? ये एक्स नाम की क्या है? ये वाइफ है, और ये वाई कौन है? ये हस्बैंड है। अब एक दिन वाइफ जो है वो अपने घर चली गई बिना किसी कारण के, और उन्होंने क्या किया? वापस लौट कर नहीं आई, बिना कारण के वो क्या घर चली गई और वापस लौट के नहीं आई, मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल कारण के। तो अब यहाँ पर वाइफ ये नहीं कह सकती कि मैं अलग रहूँगी या फिर मैं मेंटेनेंस मुझे चाहिए क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ, नहीं। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, ये कहता है कि जब पति व पत्नी ने आपसी समझौते से, ठीक है, परिणाम स्वरूप पत्नी अलग रह रही है और अपने भरण पोषण का दावा त्याग दिया है। दोनों के बीच एक्स और वाई दोनों, वाइफ है और वाई हस्बैंड है, दोनों के बीच म्यूचुअल आपका क्या हुआ? म्यूचुअल एग्रीमेंट आपसी समझौता हुआ। दोनों ने कहा कि भाई अब तुम्हारी और हमारी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पा रही है, क्या फ़ायदा है इस रिश्ते का। दोनों ने क्या किया? दोनों ने अलग होने का क्या लिया? दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया। और अलग होने के साथ साथ वाइफ ने ये भी बोल दिया कि ठीक है, हम दोनों अलग होते हैं, और साथ ही साथ उसने ये म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये भी बोल दिया वाइफ ने कि मैं कभी तुमसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूँगी, मैं अपने मेंटेनेंस का राइट यहीं छोड़ रही हूँ, इसी रिश्ते के साथ छोड़ रही हूँ। तो ये बात करता है 4th पॉइंट। तो ये इन चार सिचुएशंस में पत्नी के पास ना तो राइट टू मेंटेनेंस होगा, ना ही राइट टू सेपरेशन का राइट होगा। ये 4 सिचुएशंस दी हुई हैं इसके बारे में, इनके बारे में। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो बताते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले आगुला कनोडा रेड्डी वर्सेस वेंकट लक्ष्मी का केस है, जिसमें क्या कहा था? जिसमें उच्च न्यायालय ने हिंदू पत्नी शब्द के बारे में बताया था। इस केस में पत्नी शब्द को डिफाइन किया था, इसलिए क्या है, पत्नी शब्द का वाइड सेंस बताया था इसमें कि कितना, ये जो टर्म है ना पत्नी, वाइफ, ये कितना वाइड टर्म है, इसके बारे केस में बताया था। सेक्शन 18 के अंतर्गत इन्होंने बताया था उच्च न्यायालय ने कि जो पत्नी है, पत्नी शब्द के अंतर्गत एक विस्तृत अर्थ का प्रयोग किया, और न्यायालय ने कहा कि पत्नी केवल वही नहीं है जिसका विवाह इस अधिनियम के प्रोविजन यानी कि सेक्शन 7 का प्रोविजंस फॉलो करके, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके ही शादी की गई हो। पत्नी वो भी हो सकती है जिसकी शादी शुरू से ही क्या है? वॉइड है।
अवॉइड वॉइडेबल हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे, ठीक है जी। तो भले ही चाहे वो इस एक्ट के अंदर वाइफ बनी हो, चाहे वो किसी वॉइड मैरिज से वाइफ बनी हो, वाइफ शब्द के अंतर्गत वो आएगी, पत्नी शब्द के अंतर्गत वो आएगी, इस केस में बोला गया था। उसके बाद दूसरा केस था ये एम सुब्बा रेड्डी वर्सेस पद्मा का केस था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसमें पत्नी के भरण पोषण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया और ये निर्धारित किया कि यदि कोई स्त्री ऐसे हिंदू पुरुष से विवाह करती है जो पहले से ही विवाहित हो, अगर कोई पी नाम की जो लड़की, मान लो पी नाम की है, ये पी नाम का कोई पर्सन है, इसकी शादी एक्स नाम की किससे हुई, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। अब इसी से ये कहाँ पर, कहीं मान लीजिए कि ये कहीं विदेश में तो नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कि ये कहीं दूसरे अदर स्टेट में ये काम करता है, व्यापार करता है। अब वहाँ पर इसने एन नाम की किसी लड़की से इसकी शादी हो गई। अब ये लड़की जानती है कि पी नाम का लड़का ऑलरेडी पहले से ही क्या है, शादीशुदा है। जानते हुए कि उसकी पत्नी जीवित है, पहले से ही वो शादीशुदा है, आप भी उससे शादी कर लेती हैं, तो आप अपने मेंटेनेंस का राइट नहीं क्लेम कर सकती सेक्शन 18 के अंदर। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 18 इस तरीके के बात को कहीं पर भी डिफाइन नहीं करता। अगर दूसरी पत्नी को पता है कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ या जिससे मैंने शादी की है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी जीवित है, तो वो फिर मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। उसके बाद एक और केस है, वो है अजय कुमार वर्सेस लता उर्फ श्रुति का केस है। इसमें इन्होंने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय भी है। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि अगर दो भाई संयुक्त परिवार रूप में रह रहे हैं, कारोबार भी उनका संयुक्त है, और जब कारोबार संयुक्त है तो आय भी संयुक्त होगी, जो कमा रहे हैं वो भी संयुक्त है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लो कि मान लीजिए कि क्या है, एक पी नाम का भाई है, ठीक है, और एक एन नाम का भाई है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, और दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जॉइंट रहते हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली है इनकी, ठीक है। दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हैं, दोनों की वाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में ये काम करते हैं। जो भी उस काम से जो भी बेनिफिट होता है, जो भी आय आती है, दोनों इक्वली उसका क्या करते हैं, उसका लालन पालन होता है, दोनों का उससे इक्वली। एक दिन क्या होता है कि जो पी है इसकी हो जाती है डेथ। अब जब पी की हो जाती है डेथ और कारोबार ये दोनों साथ कर रहे थे, तो पी की जो वाइफ है और जो इसके जो क्या है चिल्ड्रंस हैं, इनका मेंटेनेंस इनको मेंटेन कौन करेगा, तो इनको मेंटेन एन करेगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते थे और प्लस संयुक्त कार्यभार था, लाभ भी संयुक्त ही होता था, तो उस लाभ से, उस कारोबार से इन दोनों का मेंटेनेंस किया जाएगा, जो कि पी के वाइफ एंड चिल्ड्रंस हैं। इस केस में ये बोला गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वृद्ध माता पिता। पीछे पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वृद्ध माता पिता, कि भाई वृद्ध माता पिता भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जब माता पिता कमाने लायक होते हैं, जब कमाने की सिचुएशंस में होते हैं, तो वो अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, और जब उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जब उनके बस का नहीं होता है तो वो बैठ जाते हैं, उनके बस की कमाना नहीं है, तो भाई माता पिता को भी तो कोई लालन पालन करेगा ना, वो कहाँ से लाएंगे अपने लिए, जब बुढ़ापे में जब उनके पास कमाने की क्षमता नहीं होगी, वो इनकेपेबल होंगे। तो ये बात बताता है हमारा सेक्शन 20 कि भाई संतान और माता पिता इन दोनों का मेंटेनेंस। सेक्शन 18 में तो पढ़ लिया कि वाइफ को मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, सेपरेशन का राइट भी पढ़ लिया सेक्शन 18 में। लेकिन अब आता है वृद्ध माता पिता का लालन पालन कौन करेगा, संतान का लालन पालन कौन करेगा। तो इस बात की अभी पुष्टि की गई है कि वृद्ध माता पिता और निर्बल माता पिता, निर्बल मतलब जो बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है, और संतान के भरण पोषण का दायित्व प्रदान किया गया सेक्शन किसमें, 19 में। संतान के अंतर्गत आपके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे दोनों आते हैं। अच्छा, लेजिटिमेट बच्चे जो एक वैलिड शादी से होते हैं, जैसे हम और आप। इलेजिटिमेट बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शादी नहीं हुई, शादी के पहले ही दोनों के रिलेशनशिप से कोई बच्चा हुआ, उसको लेजिटिमेट कहते हैं। जायज़ नाजायज़ जो शब्द यूज़ होता है। संतान शब्द के अंतर्गत पोता पोती को सम्मिलित नहीं किया गया है, केवल बेटा और बेटी आते हैं। इस धारा में माता पिता शब्द के अंतर्गत सौतेली माँ को सम्मिलित नहीं किया, सौतेली माँ को सम्मिलित करता है, ठीक है। सौतेले पिता को नहीं, सौतेली माँ को, यानी कि सौतेली माँ को भी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। सौतेली माँ भी आप पर क्लेम कर सकती है कि भाई मेरा जो बेटा है ये सौतेला, इससे मेरे को मेंटेनेंस दिलाओ, क्योंकि मैं अपने आप को इनकेपेबल हूँ मेंटेन करने में। उसके बाद दत्तक ग्रहण में लिया गया पुत्र भी भरण पोषण का अधिकारी होगा। तो कुछ ये टर्म्स बता दिए इन्होंने, मैंने थोड़े से टर्म्स दे दिए हैं कि भाई ताकि ईजिली समझ लो कि भाई संतान के अंतर्गत लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, संतान शब्द के अंतर्गत क्या नहीं आता, पोती पोते नहीं आते हैं। माता पिता के अंतर्गत सौतेली माँ भी आती है, और दत्तक ग्रहण में लिया गया पुत्र भी क्या कर सकता है। दत्तक ग्रहण में लिया गया पुत्र, ये तो सभी जानते हैं, अडॉप्टेड जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स से सारे राइट रखता है, मेंटेनेंस का भी रखता है, प्रॉपर्टी का भी रखता है, सारे राइट रखता है। यही बात आपके केस में बोली गई थी। थर्ड चिन्ना बापूराव वर्सेस सरला के केस था। ये सरल नहीं है, सरला है, सरला का केस है, ठीक है। उच्च न्यायालय ने इस बात में भी पुष्टि की गई थी, कोई भी अविवाहित अनमैरिड डॉटर जो कि माइनर है, वो अपने माता और पिता दोनों आते हैं, यानी कि अपने पापा या मम्मी, अपने फादर या मदर दोनों से भरण पोषण मेजर होने तक क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। अगर कोई बेटी है और वो बेटी अनमैरिड है और वो बेटी क्या है, मेजर नहीं है, माइनर है, तो अपने माता पिता में से, दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लेम कर सकती है कि भाई जब तक मैं खाने कमाने लायक ना हो जाऊँ या मेरी शादी ना हो जाए, तब तक आप मुझे क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए। ये बात इस केस में की गई थी।
दूसरा आता है क्वेश्चन, अब हमने इतना पढ़ लिया कि माता पिता और बच्चों के बारे में, कि माता पिता में कौन आता है। माता पिता में आपके माता हैं, पिता हैं, प्लस आपकी सौतेली माँ भी आ जाती हैं। चिल्ड्रंस में आपके लेजिटिमेट, चाइल्ड में आपके लेजिटिमेट, इनलेजिटिमेट दोनों बच्चे आते हैं, चाहे लेजिटिमेट सन हो, चाहे लेजिटिमेट सन हो, चाहे इलेजिटिमेट डॉटर हो, चाहे लेजिटिमेट डॉटर हो, अनमैरिड डॉटर भी आ जाती है, ठीक है जी। और बुजुर्ग माता पिता भी आते हैं। तो ये तो पढ़ लिया हमने सेक्शन 20। अब आते हैं हम डिपेंडेंट्स के बारे में, यानी कि एक पर्सन की प्रॉपर्टी में कैसे कैसे अधिकार निकाले जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अधिकार पत्नी को दे दिया कि अगर कोई पति है, उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्शन 18 के अंदर दिए गए ग्राउंड्स में कुछ ऐसा वैसा किया तो वो पत्नी अलग रह सकती है और सब उससे मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरा, अगर कोई बेटा है तो वो बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता को क्या करेगा, लालन पालन करेगा अपनी संपत्ति से, ठीक है। संपत्ति मूवेबल इमूवेबल दोनों है। अगर कोई पिता है तो वो पिता अपने बच्चों को, जो कि माइनर हैं, लेजिटिमेट या लेजिटिमेट हो, भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अगर माइनर हैं, इलेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर है तो पिता क्या करेगा, पिता उनको अपनी संपत्ति से मेंटेन करेगा। अब आते हैं इनके अलावा भी, जो सेक्शन 18 से लेकर हमने 20 पढ़ा, उनके अलावा भी सेक्शन 21 है जो बच्चे कुछ लोगों को कवर करता है और उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम करने के राइट रखते हैं। इस अधिनियम में पहली बार आश्रित शब्द इंडिपेंडेंट सही है का प्रयोग हुआ है। सेक्शन 18 से 21 में जो पोषित किए जाने वाले लोगों का जो नाम अंकित है, जिनमें अतिरिक्त अन्य कोई भी पोषण पाने का अधिकार नहीं, यानी कि सेक्शन 18 से लेकर 21 तक जितने भी लोग दिए हुए हैं, माता पिता बच्चे, ठीक है, वो ही क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, वो ही क्लेम कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी में, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। अगर सेक्शन 18, 19, 20 और 21 इन 4 सेक्शन के अंदर आप आते हो, कवर होते हो, तो आप क्लेम कर सकते हो, अन्यथा कोई भी XYZ पर्सन अगर सेक्शन 18, 19, 20, 21 में कवर नहीं होता है तो वो क्लेम नहीं करेगा। अब आता है सेक्शन 21 में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है जो मृतक, यानी कि कोई मृतक व्यक्ति है, मृतक व्यक्ति की जो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को दी गई है, उनका पोषण करने का अधिकारी होगा, यानी कि जो मृतक के उत्तराधिकारी द्वारा पोषण पाने का अधिकारी है। मिताक्षरा विधि के अंतर्गत वैश्यक पुत्रों के पोषण के लिए भी बाध्य है अगर संयुक्त परिवार है तो। अब आश्रितों में कौन कौन कवर होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसका पिता, मान लीजिए कि कोई आपका ये N नाम का पर्सन है, ये डिसीज पर्सन है, ठीक है, ये डिसीज पर्सन है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो अधिकार था, उस प्रॉपर्टी में किस कौन कौन क्लेम कर सकता है। फादर कर सकते हैं, फादर बोल सकते हैं जी मेरा बेटा था वो मर गया, अब मेरा लालन पालन नहीं हो पा रहा है तो मेरे बेटे की से मेंटेनेंस दिला दीजिए, मेरे बेटे से क्या कर दीजिए, राइट दिला दीजिए उस प्रॉपर्टी में, जिससे कि मैं अपने आप को मेंटेन कर सकूँ। उसकी मदर का राइट होगा एंड साथ ही साथ इसकी वाइफ का भी राइट होगा, जो इसकी विडो वाइफ है, ठीक है, जो उसकी विडो वाइफ है, ठीक है। तो तीनों हो गए हैं, पिता भी हैं, माता भी आश्रित हैं, और आश्रित कौन है, और विधवा पत्नी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, उसका पुत्र है। इसकी टेबल भी बनाई हुई है हमने, उसका पूर्व मृतक पुत्र का पुत्र, यानी कि पोता, अगर सिंपल समझो तो पोता। और ये कौन सा, ये पड़ पोता है, पड़ पोता सिंपल, अगर आप एक उसमें समझो तो। इसकी टेबल भी बनाई हुई है सेपरेटली मैंने, ठीक है। यदि वो माइनर हैं तो क्या करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी से अपने पोतों के और पड़पोतों को भी क्या कर सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है, वो भी आश्रित है, यानी कि पोता पड़पोता भी अपने दादा परदादा की संपत्ति का आश्रित होता है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, अविवाहित पुत्रियाँ, यानी कि अनमैरिड डॉटर, ठीक है, जिनके पास BNSS के अंदर भी राइट है क्लेम करने का, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी ऐसे समझो, पोती और पड़पोती, अगर पोती और पड़पोती भी आपकी क्या है, अनमैरिड है, तो वो भी अपने दादा परदादा की संपत्ति में क्या है, आश्रित हैं, उस संपत्ति में शेयर लेकर या उस संपत्ति से राइट क्लेम कर अपना पोषण कर सकती हैं, ठीक है। 6th पॉइंट आता है उसकी विधवा पुत्री, यानी कि कोई बेटी थी, मान लो किसी भी एक्सेड पर्सन को ध्यान में रखते हुए वो उसकी कोई बेटी थी जिसकी शादी कर दी, लेकिन उसका क्या हो गया, शादी हो गई, उसका पति क्या है, मेंटेनेंस करने के लिए क्या नहीं है, असमर्थ है मेंटेनेंस करने में, या फिर उस जिस बेटी की शादी की गई है वो अपने पुत्र या पुत्री से संपत्ति में पोषण पाने का में असमर्थ है। फादर इन लॉ से, यानी कि अपने ससुर से भी क्या नहीं है, असमर्थ है क्या करने में, पोषण करने में, मेंटेनेंस करने में। तो जब ना तो उसके बेटा कोई मेंटेनेंस करने के लिए है, ना हस्बैंड के पास पर्याप्त सोर्सेज हैं, ना फादर इन लॉ के पास, तो वो तो वापस अपने पापा के पास ही आएगी, अपने पिता के पास ही आएगी। तो पिता क्या करेंगे, उस अपनी विडो बेटी का लालन पालन करेंगे, वो भी आश्रित है अपने पिता की संपत्ति में, ठीक है। 7th आता है पॉइंट कि उसके पुत्र की विधवा पत्नी, यानी कि कोई पर्सन है, मान लो ये X पर्सन है, इसका एक S1 बेटा है, एक S2 बेटा है, अब इसकी भी वाइफ है और इसकी भी वाइफ है, दोनों की शादी हो गई। अब S1 बेटे की एक दिन डेथ हो जाती है, तो ये क्या हो गई, ये S1 की विडो वाइफ हो गई। तो ये X नाम का पर्सन की संपत्ति में वाइफ, ये S1 की जो विडो वाइफ है, इनके पास भी क्या है, राइट है। किस चीज़ का राइट है, इसका, ठीक है जी, इतनी बात करता है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, उसके आवश्यक अवैध पुत्र, यानी कि वही इलेजिटिमेट बच्चे, माइनर बच्चे, इलेजिटिमेट डॉटर्स, इतनी बात करता है सेक्शन 8 और 9। तो 9 इन्होंने ऐसे टोटल पर्सन्स दिए हुए हैं जो कि एक डिसीज यानी कि मृतक पर्सन की संपत्ति
नेक्स्ट आता है हमारा आश्रितों के बारे में कि भाई ये आश्रितों का पोषण की हमने क्या पढ़ लिया। हमने पीछे सबसे पहले पढ़ा कि पत्नी का भरण पोषण कहाँ पर है। पत्नी का भरण पोषण कहाँ पर है, तो पत्नी का भरण पोषण हमारा सेक्शन 18 में है। उसके बाद हमने सेक्शन 18 में है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि अगर कोई विधवा पुत्र वधू है तो वो मेंटेनेंस कहाँ पर क्लेम करेगी। विधवा जो पुत्र वधू है वो मेंटेनेंस कहाँ पर करेगी क्लेम, वो भरण पोषण कहाँ पर करेगी, तो वो करेगी सेक्शन 19 में। सेक्शन 20 में हमने क्या देखा, सेक्शन 20 में हमने देखा, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर वृद्ध माता पिता हैं, अगर वृद्ध माता पिता हैं और वो इनकेपेबल हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं अपने आप को मेंटेन करने का, तो वो कहाँ पर क्लेम करेंगे। और प्लस साथ ही साथ संतान, अगर संतान माइनर है और माइनर के साथ साथ चाहे वो लेजिटिमेट हो या लेजिटिमेट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेक्शन 20 बताता है। अब चौथा पॉइंट बताता है कि ये तो हो गए तीनों कवर। अब एक पर्सन की फैमिली इन्हीं के इर्द गिर्द तो घूमती नहीं है, उसकी वाइफ या उसके माता पिता या संतान। कुछ ऐसे भी आश्रित होते हैं, कुछ ऐसे भी डिपेंड होते हैं कि भाई किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में वो क्या होते हैं, आश्रित डिपेंड होते हैं। जैसे कि माता पिता, हालांकि माता पिता यहाँ पे कवर हो रहे हैं, लेकिन ये आश्रितों के डिपेंडेंट्स की उसमें आते हैं कि भाई ये एक पर्सन की प्रॉपर्टी में या एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे माता पिता, संतान, ठीक है, पुत्र का पुत्र, पोते पड़पोते, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आश्रितों में आती हैं। तो आश्रितों का पोषण तो ये कहता है किसी हिंदू मृतक का उत्तराधिकारी जिसने मृतक की संपत्ति में अधिकार प्राप्त किया हो, उस संपत्ति से मृतक के आश्रितों का पोषण करने के लिए बाध्य है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्स, ये मान लीजिए कि ये एक्स पर्सन है और एक्स पर्सन की डेथ हो गई। अब एक्स पर्सन की जब डेथ हो गई तो एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, उसके उत्तराधिकारी को जाएगी। मान लीजिए कि उसके सन को जाएगी। अब उसके सन को ये प्रॉपर्टी जाएगी, तो इसका तो मतलब ये नहीं है ना कि अब इस जो संपत्ति जो सन को चली गई है, वो उसका सारा, उसके जितने भी प्रॉपर्टी का जितना भी राइट है, जितना भी सन के पास है या जितना भी आएगा इस सन के पास आएगा, नहीं। अब मान लीजिए कि एक्स की कोई क्या है, दूसरा भी बेटा था जिसकी डेथ हो गई। अब दूसरे बेटे की जिसकी डेथ हो गई उसके बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है जी। या फिर कोई बेटी थी, उसकी भी बेटी है जो अनमेरिड है, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो दादा दादी हैं वो उसको इनकेपेबल हैं वो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो वो अपनी नाना की संपत्ति पर आश्रित हो सकते, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकते। तो कुछ बातें इसमें बताई हैं कि जो भी उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी का रोल आता है कि जब कोई मृतक की संपत्ति उत्तराधिकारी को जाती है तो उत्तराधिकारी का अधिकार, राइट बनता है कि जो भी उस मृतक पर्सन की संपत्ति पर आश्रित है उनका लालन पालन करने के लिए वो बाध्य। क्यों, क्योंकि उस मृतक पर्सन की संपत्ति अब उसके उसमें क्या, किस में आ गई है, राइट में आ गई है, उसके अंडर आ गई है, वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हुई है। किंतु इसके साथ साथ ये भी उपबंध किया गया है कि अगर कोई भी मृतक के जो आश्रित हैं वो पोषित कभी तभी किए जा सकते हैं जब उत्तराधिकारी ने एज अ उत्तराधिकारी संपत्ति प्राप्त कर ली हो। अगर उसे संपत्ति मिली है मृतक पर्सन की, तो वो उस मृतक पर्सन के सभी आश्रितों को क्या करेगा, उनका लालन पालन करेगा। अगर उसे संपत्ति नहीं मिली है तो उसकी कोई व्यक्तिगत लाइबिलिटी नहीं है। ये बात कहता है सेक्शन 22 का क्लोज 1 और क्लोज 2। तो इसके बारे में क्या है कि यही है कि आश्रित मतलब आश्रितों का पोषण कैसे होता है, संपत्ति से होता है। और संपत्ति जिस पर्सन की थी उसकी हो गई डेथ, और डेथ होने के बाद उसकी संपत्ति किसको जाती है, उसके उत्तराधिकारी को जाती है। और जब उत्तराधिकारी को जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो उत्तराधिकारी उन सभी संपत्ति से उन सभी का क्या करेगा, उन सभी आश्रितों का जो इस पर्सन के आश्रित थे उनका लालन पालन करेगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हमारी टेबल है जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, आश्रितों के बारे में, ठीक है। या फिर जो हमने पढ़ा था आपका सेक्शन किसमें, 20 में, सेक्शन 21 में ही पढ़ते हैं हम, सेक्शन 21 के क्लोज 4 में। कि क्लोज 4 में क्या पढ़ते हैं कि जो S1 है, डिपेंडेंट्स की बात करते हैं कि ये जो टेबल बनाई है कि कोई डिसीज पर्सन है M, इसकी संपत्ति है, ठीक है। अब ये संपत्ति कैसे बटेगी, ठीक है। तो इसमें बताया जो टेबल जो 4 है ना, क्लोज 4, वो बताता है कि एक M नाम का पर्सन है, अब उसका एक बेटा S है, एक बेटा S2 है, एक बेटा S3 है। अब S1 क्या होता है, S1 जीवित होता है तो वो तो मेंटेनेंस ले सकता है डायरेक्ट, लेकिन कहाँ नहीं, सेक्शन 18 में नहीं, सेक्शन किस में लेगा, सेक्शन 20 में लेगा, ठीक है। सेक्शन 20 में लेगा और सेक्शन 21 में भी ले सकता है डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आकर, ठीक है। S2 जो इसका दूसरा बेटा था उसकी हो गई डेथ। अब उसकी डेथ हो गई तो उसकी एक वाइफ भी थी, ठीक है, और उसका एक बेटा भी था, एस का एक एन नाम का बेटा भी था। तो क्या एस का जो बेटा है वो एम की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है कि मैं माइनर हूँ, क्या है, मैं माइनर हूँ और मेरे को क्या है, मैं अपने मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी क्या किया जाए, सेक्शन 21 के अंदर वो भी डिपेंडेंट हो सकता है। अब आता है S3, एम का एक और बेटा था 3rd नंबर का, उसकी भी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ भी है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसका एक बेटा है, ठीक है, S3 का एक बेटा है जेड, ठीक है। अब इस जेड की भी डेथ हो गई, अब जेड की भी डेथ हो गई तो जेड भी मैरिड था, उसकी भी एक वाइफ थी और एक बेटा था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि बेटे के बेटे की अगर डेथ हो जाती है तो क्या बेटे के बेटे की, यानी कि एक तो सन ये है जिसकी डेथ हो गई, ये भी गया, एक सन ये था, ठीक है, जो इसका सन था उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन इसका जो सन है वो अभी जीवित है और वो माइनर भी है। तो क्या ये जो सन है ये एम की प्रॉपर्टी में मेंटेन करने के लिए अपने आप को सेक्शन 21 के अंदर क्लेम कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। यानी कि वही कहानी आ गई
पोते और पड़पोते, ये पड़पोता होगा एम का और ये पोता होगा एम का। तो यानी कि अगर डिसीज सन को भी सेक्शन 21 के अंदर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट्स माना गया है। डिसीज सन का सन तो डिपेंड्स होगा ही, लेकिन आपके डिसीज सन का सन भी क्या होगा, डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आएगा। टेबल 4 ये बताती है। उसके बाद आता है 5। हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका क्लोज 5 भी है, जिसमें बताया गया है डॉटर्स के बारे में कि मान लो ये कोई एन नाम का पर्सन है और ये मृतक है और इसकी संपत्ति है। अब इसकी संपत्ति में कौन कौन आश्रित हो सकता है? सबसे पहली बात तो इसकी खुद की बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो क्लेम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सेक्शन 21 में और सेक्शन 20 में भी। सेक्शन 20 में क्यों कर सकती है? क्योंकि हमने वहाँ पर पढ़ा कि संतान में चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, माइनर होने तक अपने पेरेंट्स से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और बेटी का तो ये है कि जब तक बेटी माइनर और मेजर से फर्क नहीं पड़ता, बेटी जब तक अनमेरिड है तो पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पिताजी उसका लालन पालन करेंगे, नहीं करते तो वो कोर्ट में जाकर अपना लालन पालन करा सकती है। तो ये एक ऐसी बेटी है जो अनमेरिड है एन की। अब एन का एक S1 बेटा भी है। अब S1 जो बेटा था उसकी हो गई डेथ, तो उसकी जो है ना एक डॉटर है। S1 की बेटी की एक क्या है, डॉटर है जो अनमेरिड है। तो क्या वो डॉटर सेक्शन 21 के अंदर डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आती है? या वो एन की प्रॉपर्टी में, ये बेटी क्या एन की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए? तो बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि एन की पोती तो लगी, दादा की संपत्ति में क्लेम कर सकती है, नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। अब आता है इसका एक और बेटा था S2। अब इस S2 की भी डेथ हो गई। अब S2 का एक और बेटा था S3, उसकी भी डेथ हो गई। अब S3 की 2 डॉटर हैं जो कि माइनर हैं, अनमेरिड हैं, कोई शादी नहीं हुई इनकी, अभी मेजर भी नहीं हुई। तो क्या ये जो 2 डॉटर हैं जो अनमेरिड हैं S3 की, तो क्या ये क्लेम कर सकती हैं दोनों एन की प्रॉपर्टी में सेक्शन 21 के अंदर एज अ डिपेंडेंट? बिल्कुल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परदादा की संपत्ति में आश्रित हैं उनका, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो टेबल क्लोज 5 ये बताता है, टेबल 2 का क्लोज 5 ये बताता है। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में बताता है कि अगर कोई पर्सन मर जाता है बिना कुछ हिस्सा बांटे या फिर बिल बनाए, तो उसकी प्रॉपर्टी में कौन कौन कितने कितने मेंटेनेंस के लिए या शेयर के लिए, राइट के लिए कैपेबल होगा, या कितना कितना मिल सकता है किसको। ऐसा तो है नहीं कि आता जाता राह चलता पर्सन भी कह सकता है अच्छा एन मर गया तो मुझे भी उसकी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ लोग बताए हुए हैं जो सेक्शन 18 में है, सेक्शन 19 में है, सेक्शन 20 में है। ठीक है जी। तो सेक्शन 18 हमारा एक ही बात कहता है कि वो पत्नी को क्या करेगा, वो पत्नी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये पत्नी के राइट को बता रहा है कि पत्नी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, सेपरेशन के लिए। सेक्शन 19 देता है कि जो आपकी जो विधवा पुत्र वधू है उसको राइट देता है कि अगर विधवा पुत्र वधू है तो उसके तो पति की डेथ हो गई। अब वो पति की डेथ हो गई तो वो क्लेम कहाँ पर करेगी मेंटेनेंस का? कहोगे कि पति की संपत्ति से। अगर पति की संपत्ति नहीं है तो किससे करेगी? अपने बच्चों से। अगर बच्चों के पास भी संपत्ति नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ही नहीं है, तो कहाँ करेगी? तो फादर इन लॉ पे करेगी। तो ये सेक्शन 19 बताता है। सेक्शन 20 बताता है किसके बारे में? माता पिता के बारे में। अगर माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ पर क्लेम करेंगे? वो अपने बच्चों से क्लेम करेंगे। ठीक है। वो अपने बच्चों की प्रॉपर्टी से क्लेम करेंगे। साथ ही साथ संतान की बात करें, बच्चों की बात करें, तो संतान चाहे माइनर हो या इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और संतान में अगर डॉटर है तो अनमेरिड तक क्या करेगा? जब तक वो अनमेरिड है वो अपने पेरेंट्स से क्लेम करती रहेगी। एंड सेक्शन 21 बताता है आश्रितों के बारे में। आश्रितों के बारे में कि ऊपर जो सेक्शन 18 और 19 और 20 के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ तो केवल पत्नी, विधवा, पुत्र वधू, माता पिता और संतान। संतान में क्या आते हैं? संतान में आपकी बेटी बेटा और मतलब बच्चे आते हैं, लेकिन पोती पोते नहीं आते संतान में। तो इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? आश्रितों में डाल दिया। जो आश्रित होते हैं उसमें माता पिता आएंगे। माता पिता यहाँ भी दिए हुए हैं। माता पिता, बेटी और पोती, पड़पोती। ठीक है जी। पोती और पड़पोती। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आश्रितों में आएंगे। ऐसी बेटा का है, अगर बेटा है, पोता है, पड़पोता है, ये सब किस में आएंगे? ये आश्रितों में आएंगे। यानी कि आश्रितों में आते वही हैं, बच्चों के बच्चे आते हैं, बेटी की बेटी या बेटे डिसीज सन की डॉटर, डिसीज सन की डॉटर। ठीक है। डिसीज डॉटर की डॉटर। ठीक है। ये सब क्या आएंगे? ये सब डिपेंडेंट्स में आएंगे 21 में। तो कुल 4 सेक्शंस बताए हुए हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड कि कब कब किन किन लोगों को किस किस पर्सन से मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट है और किस किस पर्सन को क्लेम कर राइट दिया जाता है।